बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम एम डी कैट पास पेपर्स में से पास पेपर सीरीज़ में से एम डी कैट 2017 जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो आप गौर से सारा सलूशन देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी तो पेपर है हमारा एम डी कैट 2017 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इस वक्त आप देख सकते हैं द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर। तो इसका आंसर क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये आप चैप्टर 1 में फिज़िकल क्वांटिटीज़ वाला जो पोर्शन है उसमें आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एन ऑब्जर्वर नोट्स द रीडिंग ऑफ स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, पैरेलक्स बोलते हैं इसे, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज़ पॉसिबल। ज़ाहिर बात है, जब आप कोई मेजरमेंट ले रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी वायर की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो आपकी आँख की जो पोजीशन है उस मेजरमेंट को लेते हुए ये बड़ा मैटर करती है। अगर तो आप बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, यानी जो स्केल है, जो मेजरिंग स्केल है या मीटर रॉड है, उसके साथ आपने वायर को रखा है और बिल्कुल उसके टॉप से देख रहे हैं, तो फिर एरर के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आप किसी एंगल से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, लेट सपोज़ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें ये मीटर रॉड है और यहाँ स्केल्स लगी हुई हैं, रीडिंग लेने के लिए कुछ डिविजन्स जो हैं वो शो की गई हैं, और इसके साथ फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक वायर रखी है जिसकी लेंथ आप मेजर करना चाहते हैं। तो अगर तो आप बिल्कुल इसके सामने से देखेंगे, यानी फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ से देख रहे हैं, आपने अपनी आई जो है उसको बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है या बिल्कुल इसके सामने रखा हुआ है, तो काफ़ी हद तक आप करेक्ट रीडिंग मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें साइड से देख रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें आप इस तरफ से देख रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको जो व्यू नज़र आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर है, आपको ये फील होगा। इसी तरह अगर आप अपनी आँख की जो पोजीशन है उसको आपने यहाँ रखा हुआ है, तो अब आपको जो रीडिंग है वो असली लेंथ से कम मेजर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरर है, ना तो ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ना ये ज़ीरो एरर है, ठीक है, ये बेसिकली रैंडम एरर है जो आपकी आँख की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी आप सेम एनवायरनमेंट पे, सेम कंडीशंस पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मेथड है वो भी ठीक है, लेकिन आपकी आँख की पोजीशन जो है हर दफ़ा डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से जो रीडिंग आएगी वो डिफरेंट आएगी, बार बार डिफरेंट आंसर्स आएंगे, तो इस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायामीटर, the ratio of displacement along diameter and the total distance along the circle। अब देखिए फ़र्ज़ कर लें मैं ये एक सर्कल इमेजिन करता हूँ। इस सर्कल का जो डायामीटर है, हम जानते हैं डायामीटर इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ये आपके पास डायामीटर आ गया। डायामीटर जो है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल होती है। इसी तरह अगर मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करूं, यानी ये जो पूरा सर्कुलर पाथ है इसकी लेंथ कितनी होती है? 2πr। तो उसने पूरे सर्कुलर पाथ को डिवाइड किया है, यानी टोटल डिस्टेंस अलोंग द सर्कल। ऊपर आपने लिखना है डायामीटर, डायामीटर की वैल्यू कितनी होती है? 2 टाइम्स द रेडियस, और नीचे आपने लिखना है टोटल पाथ अलोंग द सर्कल, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। आर आर से कैंसिल, टू से कैंसिल, 1/पाई या 1/पाई आपका आंसर आ गया। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। Arshad is driving down 7th Street. He drives 150 meter in
18 सेकेंड, एज्यूम ही डज़ नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो आप बताएं कि इसकी वेलोसिटी इस वक्त कितनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड का फॉर्मूला लिख लें, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 150। टाइम कितना था, 18। इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 पे कैंसिल कर दें। 75 डिवाइडेड बाय 9, इसको आप फर्दर 3 पे कैंसिल कर दें। 25 डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस पे कैंसिल हो रहा है, 8 पे। 24 डिवाइडेड बाय, नीचे 1 आ गया, डेसिमल लगाया, 0 आ गया, 3 पे गया, और ये इसी तरह 3 पे चलता जाएगा, यानी 8.333 अप टू सो ऑन। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। The distance traveled by a moving car with velocity 15 meter per second in 2 seconds decelerates at 2 meter per second square is equal to। अच्छा, इसमें उसने डिस्टेंस पूछा है, साथ उसने मूविंग कार विद वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसे आप इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, दिस इज़ टाइम। इसी तरह डीसेलरेट्स का मतलब है कि इसके अंदर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो इसलिए आप इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो माइनस में लिखेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब ऐसा करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको यूज़ करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज 15, टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, प्लस हाफ, ए की जगह हम -2 लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। टाइम जो है अगेन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का स्क्वायर आ गया, ये एक इससे कैंसिल हो गया। आपके पास 15 टाइम्स 2 बन गया 30, और 2 × 2 4, -4 हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 26। सो करेक्ट आंसर इज 26। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं टोटल वर्क डन इन द फिगर। जाहिर बात है ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर क्लोज्ड पाथ के अलोंग किसी बॉडी को मूव करवाया जाए तो टोटल वर्क जो है वो ज़ीरो आता है, और ये कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशन भी है। हम जानते हैं एनी फील्ड इन विच वर्क डन along a closed path is zero, that field is called conservative field। तो यहाँ भी आपका आंसर है डी यानी 0। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जी वर्क डन विल बी ज़ीरो इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है 270। इसका आंसर 90 डिग्री भी हो सकता था। उसकी रीज़न क्या है, हम जानते हैं वर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको आप एक्सपैंड करें, एफ डी कॉस थीटा। अब ये जो वर्क है अगर एंगल के लिहाज से देखा जाए इसका आंसर 0 एक ही सूरत में आ सकता है, अगर कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 हो, और कॉस फंक्शन जो है ये दो एंगल्स पे 0 आंसर देता है। कॉस थीटा जो है ये 0 दो एंगल्स पे होता है, या तो थीटा 90 होगा या थीटा की वैल्यू होगी 270 डिग्री। तो इसलिए आपके दोनों आंसर करेक्ट हो सकते थे। अब चूंकि यहाँ पे 270 गिवन है तो आप इसको करेक्ट कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h वर्टिकली, f इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज m, हाइट है वर्टिकली उसको ड्रॉप किया गया h हाइट से, यानी यहाँ पर फर्ज करें ऑब्जेक्ट था, ये ग्राउंड लेवल है, टोटल हाइट है h, यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया। जब उसको ड्रॉप किया जाएगा तो आप गौर करें टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी mgh। नीचे आते आते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको फेस करनी पड़ रही है स्मॉल f, और टोटल डिस्टेंस h उसने कवर किया है नीचे आते आते। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में भी एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज़ हुआ है। ये जो वर्क होता है यानी वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये किसके इक्वल आएगा, F इंटू एच, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और बॉटम पे आके उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ ½ mv²। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम कह सकते हैं
total potential energy at top is equal to kinetic energy at bottom plus work done against the friction। यानी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी थी वो दो काम करने में यूज़ हुई, एक तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और दूसरा बॉटम पे आके यानी ग्राउंड लेवल पे आके कैनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो हमें वापस मिला। सो आपका जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा, एम जी एच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एच। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप देख लें ये कौन सा है, दिस इज़ डेल्टा। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी एट अ टाइम 6 सेकेंड, द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन 27 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल वेयर लीनियर वेलोसिटी इज 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ हमें v भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, रेडियस हमने फाइंड करना है। सो r इज इक्वल टू v ओवर ओमेगा। v इज़ 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको SI यूनिट में भी लिखें तो 81 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब हमने साथ ही साथ ओमेगा से भी डिवाइड करना है, यानी 27 से। आप 27 से भी डिवाइड कर दें, ये बन गया। ओके, नाउ हम इसको कैंसिल करते हैं। 9 3s आर 27, 9 9s आर 81। इसको फर्दर कैंसिल करें, ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, तो आपका इसका आंसर आ रहा है 3/100 मीटर। अब चूँकि डिस्टेंस है तो मीटर में, आप इसको अगेन सेंटीमीटर में लिख सकते हैं और ये बनेगा 3 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। A moon rotates about its axis and in future scientists may wish to put a satellite into an orbit around the moon such that the satellite remains above one point on the moon. The period of rotation of moon about its axis is 27.4 days. Okay, अच्छा इसमें आप देखें अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है जी। यानी अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो रोटेशन करती है वो तो कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, लेकिन मून के बारे में वो कह रहा है कि मून का अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करने का जो पूरा टाइम पीरियड है दैट इज़ 27.4 डेज़। इसका मतलब है ये टाइम पीरियड अर्थ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यानी अर्थ का 24 आवर्स और इसका टाइम पीरियड है 27.4 डेज़। आप इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से 27.4 इंटू 24, अब ये और में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको फर्दर 3600 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, वो ये कह रहा है कि बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर मून के ऊपर या जैसे अर्थ के इक्वेटर के सामने हम एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और उसका टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के साथ सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जिस पॉइंट से लॉन्च किया जाता है वो हमेशा उसी पॉइंट पे रहता है। चैप्टर 5 में हमने देखा था ऐसे सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इसके ऑर्बिट को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सिमिलरली वो हमसे ये कह रहा है कि मून भी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, तो अगर फ्यूचर में मून का एक साइंटिस्ट जो है वो अगर मून का ऐसा ही सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहते हैं जो मून के इर्द गिर्द रोटेट रिवॉल्व करे और मून के जिस पॉइंट से उसको लॉन्च किया गया है वो उसी पॉइंट पे रहे, यानी दूसरे अल्फाज में हम मून का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ऑर्बिट रिक्वायर्ड होगा वो चाह रहा है कि हम उस ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करें। अब हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट का ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, GMT² डिवाइडेड बाय 4π² सारे की पावर 1/3। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी g ये तो कांस्टेंट है, 4π² भी कांस्टेंट है। अगर हम अर्थ और मून इनको कंपेयर करें
तो मून और अर्थ के मास में डिफरेंस है और साथ ही साथ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन में डिफरेंस है। इन चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब है बाकी वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट कंसिडर करके हम रेडियस का कुछ ये प्रोपोर्शनैलिटी में रिलेशन लिख सकते हैं, जी टी स्क्वायर सारे की पावर 1/3। ओके, अब आप मुझे एक बात बताएं, गिवन ऑप्शंस के मुताबिक वैसे तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सिंपल, सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करें, इधर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जी की जगह 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ मून जो है वो गिवन है 7.35 इंटू 10⁻22। टाइम पीरियड भी गिवन है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करके पुट करें। पाई की जगह 3.1416 पुट करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8.86 इंटू 10⁻7। लेकिन चूँकि टेस्ट में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इसलिए अगर इतनी ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन आ जाए तो फिर हमने थोड़ा अपने माइंड को चलाना है कोई शॉर्टकट मेथड ढूंढने के लिए। वो शॉर्टकट मेथड यहाँ पर हम ऑप्शंस को देख के उसका अंदाज़ा लगाएंगे। अगर आप गौर करें, अगर आपको याद हो, अर्थ का जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट था जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा, उसकी उसकी वैल्यू आई थी जी 4.23 इंटू 10⁻7 मीटर। अब आप गौर करें मून के केस में सॉरी, यहाँ जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ m आएगा, मैस। अब आप गौर करें, रेडियस जो है ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मैस पर और टाइम पीरियड के स्क्वायर पे, और इन सब की पावर 1/3 है। अब आप ये बताएं मुझे, अर्थ का मैस जो है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैस ऑफ मून जो है वो कम है। अर्थ का होता है 6 इंटू 10⁻24, लेकिन मैस ऑफ मून यहाँ पर कितना गिवन है, 10⁻22 में है। सिंपली ये काफ़ी कम है। लेकिन अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो सॉरी मून का जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। यानी आप गौर करें, अर्थ का, अगर हम अर्थ से मून की बात कर रहे हैं तो मून का मैस तो कम है, लेकिन मून का टाइम पीरियड कहीं ज़्यादा है। और वैसे भी टाइम पीरियड के साथ रेडियस का जो रिलेशन है वो स्क्वायर वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस रेडियस ऑफ ऑर्बिट की हम अर्थ के लिए बात कर रहे थे, अगर वही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अगर मून के लिए बनाना पड़े, तो हमारे पास जो आंसर है वो अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आएगा। और अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से जो ज़्यादा आंसर है वो एक ही गिवन है, और वो है ये वाला 8.86 इंटू 10⁻7। देखें, इसमें तो 10⁻6 है, इसमें 10⁻7, 10⁻7, और एक ही आंसर है जो इससे ज़्यादा है, 4.23 की बजाय 8.86 इंटू 10⁻7। तो यही करेक्ट आंसर हमारा है। अगर आप इसको वैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ पुट करके, फिर भी यही आंसर आएगा। लेकिन चूंकि टेस्ट वाले टाइम पे हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, तो इसलिए हम इस मेथड से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, इन मैस स्प्रिंग सिस्टम मैस एम इज अटैच विद स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के विद टाइम पीरियड t1। यानी इनिशियल जो मैस है वो m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इसके मुताबिक जो टाइम पीरियड आ रहा है वो t1 आ रहा है। हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम का ये फॉर्मूला होता है, ये भी लिख लेना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा सुनते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि इफ़ मैस इज़ रिप्लेस्ड बाय 2m, यानी मैस को 2 टाइम्स कर रहा है विद द सेम स्प्रिंग, स्प्रिंग्स तो वही है, इसका मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ मैस को डबल कर रहा है। अगर मैस को हम डबल करेंगे तो आप गौर करें, टाइम पीरियड जो है उसका मैस के स्क्वायर रूट के साथ ताल्लुक है। इसका मतलब है टाइम पीरियड 2 स्क्वायर रूट टाइम्स हो जाएगा। अब फाइनल टाइम पीरियड को अगर मैं t2 का नाम दे रहा हूँ और इनिशियल टाइम पीरियड को t1 का नाम दे रहा हूँ, तो t1 कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट टाइम्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5
व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x नॉट। ये बात उसने खुद बता दी है कि अगर टाइम की जगह 0 पुट करें तो x जो है वो x नॉट के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये बात तो हम जानते हैं कि x जो है x नॉट के इक्वल कब आएगा? जब साइन फंक्शन का आंसर 1 आएगा। ऐसा ही है ना? अब आप गौर करें, साइन ऑफ ओमेगा टी की जगह तो 0 हो गया, 0 प्लस 5, इसकी जगह क्या आंसर आएगा? 1, क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि टाइम की जगह 0 पुट करें तो x x नॉट के इक्वल आता है। अच्छा, इसको मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह भी सॉल्व कर देता हूँ, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब जो जो उसने वैल्यूज़ बताई हैं वो आप पुट कर दें, x की जगह x नॉट पुट कर दें और टाइम की जगह 0 पुट कर दें। जब आप टाइम की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ 5 रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप देखें साइन ऑफ 5 1 के इक्वल आ गया, और साइन फंक्शन जो है ये 1 कब देता है? जब एंगल 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। अब आप इसको अगर रेडियन में लिखना चाहते हैं तो 90 डिग्री का मतलब है π/2 रेडियंस और 270 डिग्री का मतलब है 3π/2। अब इसका एक ही ऑप्शन जो ऑप्शंस में गिवन है वो है π/2। ये मैंने गलती से ऑप्शन ए लगा दिया था पहले, लेकिन दिस इज़ द करेक्ट आंसर π/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट मूविंग इन सर्कल 10 सेंटीमीटर व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग वर्टिकल डायमीटर। अब ये आपको याद होगा चैप्टर 7 में जो टॉपिक आपको सबसे बुरा लगता था, ये वही टॉपिक है। सर्कुलर मोशन के साथ जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंपेयर करते हैं, इसमें पार्टिकल p जो है वो रिवॉल्व कर रहा था, उसका x एक्सिस से बनने वाला एंगल फर्ज करें थीटा था, डायामीटर हम ले रहे थे de, और इसका प्रोजेक्शन जो है वर्टिकल डायामीटर पे जो था वो n था, और इसका मीन पॉइंट यानी o से जो डिस्प्लेसमेंट था वो x था। और x का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो बनेगा x नॉट साइन ऑफ थीटा। अब आप गौर करें, x की जगह उसने हमें वैल्यू बताई है 8.66 और x नॉट की जगह 10 वैल्यू बताई है, और थीटा उसने पूछा है। x की जगह 8.66, x नॉट की जगह 10 और साइन ऑफ थीटा। आप गौर करें, दोनों वैल्यूज सेंटीमीटर में गिवन थी और मैंने इनकी वैल्यूज़ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ और यहाँ दोनों जगहों पे सेंटीमीटर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 10 को अगर हम यहाँ ले जाके डिवाइड करें तो 0.866 आ जाएगा, और साइन फंक्शन का आंसर 0.866 किस एंगल पर आता है ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। साइन 0 तो 0 होता है, साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, 1/2 का मतलब है 0.5। इसी तरह साइन 45 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1/2 स्क्वायर रूट के, और उसका मतलब होता है 0.707। तो फिर 0.866 किसका आंसर बच जाता है? साइन 60 का। सो दैट्स वाई एंगल थीटा इज 60 डिग्री। करेक्ट आंसर इज चार्ली। ठीक हो गया जी, तो चार्ली आपका करेक्ट आंसर हो गया। 14 में कह रहा है वेव ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड। 130 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, और वेवलेंथ उसकी 5 मीटर है। ये वेवलेंथ है लैम्डा। फ्रीक्वेंसी उसने पूछी है, बड़ा आसान है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से f जो है वो बन जाएगा v ओवर लैम्डा, और v कितना है 130, और लैम्डा कितना है 5, 26 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 में कह रहा है मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। वायर की लेंथ 2 मीटर है, दिस इज़ ओरिजिनल लेंथ। हुक बिटवीन 2 पॉइंट्स हैज़ टेंशन 10 मीटर। ओरिजिनल लेंथ को स्मॉल एल से जाहिर कर दें या कैपिटल एल से, जो आपका दिल करता है। टेंशन को एफ से जाहिर कर दें या टी से जाहिर कर दें। इफ़ मैस पर यूनिट लेंथ इज़ गिवन देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द वायर। हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/2l। यह आपका है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है,
तो यहाँ v जो है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, होता है टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। अब मास पर यूनिट लेंथ को हमने वहाँ पर छोटे m से ज़ाहिर किया हुआ है, इसको आप म्यू से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ उसने बता दी हुई हैं। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 मीटर। 1/2 इंटू ओरिजिनल लेंथ की जगह 2 आ गया। टेंशन है 10 न्यूटन, इसकी जगह 10 आ गया। और नीचे 0.004, नीचे मास पर यूनिट लेंथ की जगह 0.004 आ जाएगा। ये डेसिमल जब मैं ख़त्म करूँगा तो ऊपर 1 2 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक हो गया। 1/4 ऊपर 10,000, इसके 4 ज़ीरोज़ हैं, स्क्वायर रूट के बाद इसमें 2 ज़ीरो बच जाएंगे। नीचे 4 है, स्क्वायर रूट के बाद 2 बच जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दें, ऊपर 50 आ गया। 50 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर क्या आएगा, 12.5। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं इफ P इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। हम जानते हैं nth डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कब आती है, जब पाथ डिफरेंस, यही उसने फेज डिफरेंस पूछा है, पहले मैं पाथ डिफरेंस की कंडीशन लिखता हूँ। पाथ डिफरेंस हो n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, या इसका आप एलसीएम लें 2n प्लस 1, नीचे 2 आ जाएगा, वो लैम्डा के साथ आप लिख सकते हैं लैम्डा बाय 2। अब ये तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है, लेकिन क्वेश्चन में उसने फेज डिफरेंस की कंडीशन पूछी है। हम ये जानते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर 1 लैम्डा हो तो ये कितने फेज के इक्विवेलेंट होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ फेज एंगल ऑफ 2 पाई। इसी तरह अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, यानी पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 2 है तो ये कितने फेज के इक्विवेलेंट है, पाई के। अब चूंकि मैंने पाथ डिफरेंस की वैल्यू को यूज़ करके फेज डिफरेंस निकालना है, तो मैं सिंपली लैम्डा बाय 2 की जगह पाई लिख दूंगा, तो मेरे पास फेज डिफरेंस जो है उसकी कंडीशन आ जाएगी, दैट इज़ 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, और जो यहाँ पर डेल्टा की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, यानी ऑर्डर इसका 2 है, ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑन विच 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर आर रूल्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये हम जानते हैं ग्रेटिंग जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें मैक्सिमा की कंडीशन होती है d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब इसमें n की वैल्यू तो 2 गिवन है, यहाँ सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो आप इसको कर देंगे d साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब d किसके इक्वल होता है बच्चों, d इक्वल होता है l ओवर n के। इसमें l क्या है, लेंथ ऑफ ग्लास प्लेट, और n क्या है, नंबर ऑफ लाइंस ऑन दैट ग्लास प्लेट, जिस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ लाइंस उसने बताई हैं 5000 पर सेंटीमीटर, यानी अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर ली जाए तो नंबर ऑफ लाइंस हैं 5000 या 100,000। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो नीचे 3 ज़ीरोज़ की बजाय 5 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, और आपके पास ये मीटर में शिफ्ट हो गया। ये बन गया 1/5 इंटू 10⁻⁻5। नीचे 5 ज़ीरो थे तो ऊपर -5 आ गया। 1/5 को आप सॉल्व करें तो 0.2 बनता है, 0.2 इंटू 10⁻5, इसको आप डेसिमल को राइट साइड पे ले जाएं तो 2 इंटू 10⁻6। क्योंकि डेसिमल अगर राइट साइड पे जाए तो नेगेटिव पावर इंक्रीज़ करती है। अब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकते हैं। एंगल कितना है, हमने तो वेवलेंथ बतानी है ना जी, वेवलेंथ हमने बतानी है। आपके पास वेवलेंथ का फॉर्मूला बनेगा d साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब d कितना है जनाब, d है 2 इंटू 10⁻6, अभी अभी हमने फाइंड किया है, 2 इंटू 10⁻6। एंगल है 30 डिग्री, नीचे पहले से भी 2 मौजूद है, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब साइन 30 जो है ये तो 1/2 होता है, तो ये मैंने उसकी जगह 1/2 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। 1/2 का मतलब है 0.5 इंटू 10⁻6। डेसिमल एक डिजिट राइट जाएगा तो नेगेटिव में पावर एक बढ़ जाएगी -7 और यूनिट मीटर।
दिस इज़ द आंसर फॉर लैम्डा, जो आपका चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एस्टीमेट द प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट 273 केल्विन इफ़ मीन स्क्वायर्ड स्पीड। मीन स्क्वायर्ड स्पीड का मतलब है कि वो आपको वी स्क्वायर का एवरेज, इसकी वैल्यू दे रहा है, एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज़ गिवन 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हम जानते हैं प्रेशर ऑफ गैस जो है उसका हमने ये एक रिलेशन बनाया हुआ है, रो इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। तो 1/3 रो की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 एसआई यूनिट्स में गिवन है, इसलिए कुछ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। मीन स्क्वायर्ड वैल्यू 500 है, इसकी जगह 500 लिखा। 3 टाइम्स 2 6 हो गया, 500 का डबल करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 ये है 1000 पास्कल 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इफ़ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 mole of gas occupies a volume of 1 into 10⁻²मीटर क्यूब। जी, नंबर ऑफ मोल तो है 1, वॉल्यूम उसने बता दिया है, हुज प्रेशर इज़ इक्वल टू, प्रेशर भी बता दिया है, टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर हमने बताना है। हम ये जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अच्छा जी, यहाँ से अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ मोल्स की जगह तो 1 आ गया, बात ख़त्म हो गई। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा पी वी ओवर आर। अब पी क्या चीज़ है, पी है प्रेशर, जो उसने बता दिया 2.5 इंटू 10⁵, और वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 8.314, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज आपने लिख दी। अब आपके पास तकरीबन हो गया 2.5 इंटू 10⁵ और -2, बाकी क्या बचा 3, और नीचे है तकरीबन 8.314। अब चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है, कुछ चीज़ों को हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। अब एस्टिमेशन क्या होगी जी, एस्टिमेशन हम कुछ इस तरह की बनाएंगे कि इसको भी आप इग्नोर कर दें, इसको भी इग्नोर कर दें। ये बन गया 2/8 इंटू 10⁻3, और इसको कैंसिल करें 1/4 बनेगा इंटू 10⁻3। 1/4 जो है ये इक्वल होता है 0.25 के इंटू 10⁻3। तो इस तरह से आपके पास 2.5 इंटू 10⁻² आंसर आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि इसके कहाँ कहाँ ऐसा आंसर मौजूद है। ये बनेगा, मुझे लगता है हमने कोई मिस्टेक की है। ओके, 10⁻², 1 जी। तो इसको अगर आप पावर को ख़त्म करें तो ये बनेगा 250, और अब देखें कोई भी आंसर 250 तो नहीं है, लेकिन अब यहाँ हम ये वाला अंदाज़ा लगाएंगे क्योंकि हमने ऊपर राउंड ऑफ किया था, नीचे भी राउंड ऑफ किया था। हमारा जो आंसर है वो ऊपर हमने ज़्यादा वैल्यू को ख़त्म किया, नीचे कम वैल्यू को ख़त्म किया। अब गौर करें, ऊपर हमने 0.5 को कम किया और नीचे 0.3 को इग्नोर किया, ठीक है, यानी ऊपर हमने ज़्यादा कमी की है, इसलिए हमारा आंसर ओरिजिनल से थोड़ा कम आएगा। अब हमने ये देखा कि हमारा 250 आ रहा है, तो 250 से ज़्यादा जो आंसर है 250 के करीब तरीन वो कौन सा है, बीटा 300 केल्विन। अगर आप इन सपोजिशंस को ना काउंट करते, यानी 0.5 को इग्नोर ना करते, 0.314 को इग्नोर ना करते, तो फिर एग्जैक्ट आपका 300 के आसपास आंसर आ जाना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में वही कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इन थर्मोमीटर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 273.16 केल्विन। अच्छा, P1 और V1 की वैल्यू उसने बता दी है। इसी तरह इसको आप फाइनल प्रेशर, इसे फाइनल वॉल्यूम कह दें, और
फाइनल टेम्परेचर उसने पूछा है। ये वाला रिलेशन हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पी वी ओवर टी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी ओवर टी इज़ इक्वल टू पी वन वी वन ओवर टी वन, यानी फाइनल इज़ इक्वल टू इनिशियल। ठीक है, हमने फ़र्ज़ कर लें इनिशियल को 1 कह दिया, फाइनल को 2 कह दिया, सॉरी फाइनल को हमने बगैर किसी सबस्क्रिप्ट के लिख दिया क्योंकि उसने ऐसे ही जाहिर किया था, तो मैंने भी इसी तरह जाहिर कर दिया। आप इसको P2 V2 ओवर T2 भी कह सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली T हमने फाइंड करना है, तो आप इस रिलेशन को T के लिए बना लें। वो कैसे बनेगा, T दूसरी तरफ चला गया और ये वाली सारी रेशो इस तरफ आ गई, ये आपके पास बन जाएगा PV T1 डिवाइडेड बाय P1 V1 और राइट हैंड साइड पे T चला गया। अब ये हमारा फाइनल फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है टेम्परेचर की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखें पी वी कितना है जनाब, 1.1, पी वी कितना है 1.1, टी आपके पास आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁵, ये हमने p की वैल्यू लिखी, v की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है, और साथ हमने T1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और T1 था 273.16 केल्विन यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय P1 V1, और P1 कितना है 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵, और V1 कितना है 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³। अब आप गौर करें तो बड़ा सिंपल केस हो गया है, नीचे ये 1 है, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, ये 10⁵, 10⁻³ ये आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास 1.1 इंटू 1.2 इंटू 273.16, ये हमारे पास आंसर बनता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। पहले आप 1.1 और 1.2 को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास कुछ बन जाएगा इस तरह से 1.32 आपका यहाँ आंसर बन गया। फिर आप 273.16 और 1.32 इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो कि सिचुएशन को आसान करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इनको आखिरी डिजिट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब आप ज़रा मल्टीप्लाई करें, देखें क्या बनता है। 3912 गया और ये 8 आ गया, फिर 1372, और आपके पास ये कुछ बन गया जनाब 305। 8 और 7 क्या होते हैं 15, 5 और एक आगे गया 355, और डेसिमल आएगा 2 डिजिट्स के बाद। आपके पास तकरीबन 355 के लगभग आंसर आएगा। अब 355 के करीब तरीन आंसर एक ही ऑप्शन आपको गिवन नज़र आ रही है, दैट इज़ ऑप्शन ए 361। ठीक है, नाउ 21 में कह रहा है अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस x from an other point charge experiences a force F of repulsion, which graph shows the relationship of F and x। अब आप गौर करें, एक ग्राफ जो है वो F और x स्क्वायर के दरमियान है, एक F और 1 ओवर x के दरमियान है, एक F और 1 ओवर x स्क्वायर के दरमियान है। सबसे पहले तो हम कूलम्स लॉ देखते हैं। कूलम्स लॉ हमें कहता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब R जो है ये डिस्टेंस है, उसने डिस्टेंस को x के साथ ज़ाहिर किया है, तो हम भी x के साथ ज़ाहिर कर लेते हैं ताकि हमें कुछ मुख्तलिफ ना लगे। अब देखें ये सारा कुछ तो कांस्टेंट है, इसमें तो हम कुछ तब्दीली नहीं कर रहे, सो हम कह सकते हैं f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। लेकिन अगर हम f और 1 ओवर x स्क्वायर के दरमियान ग्राफ बनाएं, तो आप गौर करें इन दोनों की पावर सेम है 1, और इन दोनों में लीनियर रिलेशन है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो ग्राफ है वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन कौन सी आपको नज़र आ रही है, दिस वन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 22 में कह रहा है
द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 गिवन है, Q2 नहीं गिवन, फोर्स गिवन है और डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, Q2 की वैल्यू हमने बतानी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे, कूलम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे K(Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K(Q1). अब F की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 न्यूटन। डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर कर लिया। K जो है कूलम्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और Q1 गिवन है 1 कूलम, ठीक है। अब आप देखें, ये तो हो गया 3 इंटू 3 9, 9 इसके साथ कैंसिल हो गया, सिंपली 2 इंटू 10⁻⁹। नीचे वाला +9 ऊपर आके -9 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, ये आपका एक चैप्टर 12 का न्यूमेरिकल भी है, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पोजीशन वेक्टर आर गिवन कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज गिवन प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर की फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखें तो कुछ ऐसा बनता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर आर की जगह आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। इस तरह से आपके पास बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाय, नीचे आर की मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा और ऊपर आर वेक्टर आ जाएगा। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, K की जगह 9 इंटू 10⁻⁹, Q जो है वो 5 माइक्रो कूलम गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर। अब आर क्या है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 5। ये वाला 5 जो है नीचे आप लिखेंगे 5 का क्यूब। अब एक 5 जो है कैंसिल होगा, 5 का स्क्वायर बच गया। साथ यहाँ पर हमने आर वेक्टर भी लिखना है, दैट इज़ 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j। अब आप देखें, आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹, बल्कि 10⁻⁹ नहीं बचा, अब हमारे पास 10⁻³ बच गया है यहाँ पे, क्योंकि ये +9 है, ये -6 है, तो 3 बच गया। नीचे 5 का स्क्वायर था, 25 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 4i प्लस 3j। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा आसान है इसको सिंप्लीफाई करना। आप ऐसा करें, 9 इंटू 10 इंटू 100 ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे 25 है, 4i प्लस 3j। अब आप देखें, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। अब आप ऊपर इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, 9 इंटू 40, ये बन जाएगा 360, 4i प्लस 3j। अब आप 360 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 1440i प्लस 018 1 गया 10 1080j। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका अल्फ़ा। अब देखें, अल्फ़ा और चार्ली, इन दोनों में वैल्यूज़ तो सेम हैं, यूनिट डिफरेंट है। अब देखें, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर मीटर तो नहीं होता, या न्यूटन पर कूलम होता है, या वोल्ट पर मीटर होता है, तो इसलिए हमने अल्फ़ा को प्रेफर कर लिया, ठीक है। 24 में कह रहा है 2 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिलीसेकेंड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखें, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। टोटल चार्ज उसने बताया है 2 इंटू 10⁻⁶e, 2 इंटू 10⁻⁶e डिवाइडेड बाई 1 मिलीसेकेंड, यानी 10⁻³ सेकेंड। अब आप देखें, e की वैल्यू भी तो हमने पुट करनी है। E क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कूलम डिवाइडेड बाई 10⁻³ अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1.6 का जो डबल है वो होता है 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 प्लस 6 प्लस 3, ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻10। ये हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन ए। 25 में कह रहा है, कार्बन रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट and 2 ampere current is passing through it,
इफ़ वोल्टेज इज़ इंक्रीज 75 वोल्ट देन करंट विल बी। हम जानते हैं कि अब रजिस्टर तो ये वही वाला है, रेजिस्टेंस को तो उसने चेंज नहीं किया, लेकिन V इज़ इक्वल टू आई आर, यहाँ पर V इज़ प्रपोर्शनल टू I। R तो कांस्टेंट है, उसको तो चेंज नहीं किया। तो फिर ऐसा करें, उसने क्या किया जनाब, उसने वोल्टेज को चेंज किया है और करंट की वैल्यू उसने पूछी है। पहले वोल्टेज 50 था, अब 75 है। पहले करंट 2 था, अब क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, हम एक बात याद रखें, जब भी इस तरह प्रोपोर्शनैलिटी में लिखा जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इज़ इक्वल टू फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे, ऊपर फाइनल वैल्यूज़ आ गई और नीचे इनिशियल वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। अब चूंकि हमने फाइनल करंट निकालना है, I2 निकालना है, तो I2 का फॉर्मूला बन जाएगा V2 ओवर V1 इंटू I1। अब आप देखें, V2 क्या है 75, V1 क्या है 50, I1 क्या है 2 इनिशियल करंट। अब आप देखें, जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे 25 और इससे कैंसिल होगा 3 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। बीटा इज़ द राइट आंसर। 26 में कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब आप गौर करें, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज में हम जानते हैं अगर ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं कि ये वाले दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं और दरमियान में करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दरमियान में 50 ओहम रेजिस्टर लगा है ये अपना रोल प्ले नहीं करेगा, इसके लगने या ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, 10/10, नीचे भी 10/10, 1 आंसर आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे, दरमियान वाले रजिस्टर को इग्नोर कर देंगे और हम ये सोचेंगे कि सर्किट जो है वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, 10 10 10 10। अब आप देखें, ये दोनों जो हैं ये भी सीरीज़ में हैं, ये भी सीरीज़ में हैं, दिस इज़ 20 सीरीज़ में ऐड होती है। अब आप देखें आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा 20 और 20। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, दो एक जैसे रजिस्टर अगर पैरेलल में हों तो इक्विवेलेंट का आंसर जो है इस फार्मूला के मुताबिक, चूँकि दो पैरेलल में है तो 2 से डिवाइड करके आंसर आएगा और आपका आंसर हो जाएगा 10। So correct answer is 10 ohm। 27 में कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एज शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, या तो स्टेटमेंट को कॉपी करने में मुझे थोड़ी सी गलती लगी है या क्या रीज़न है। देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है। वो कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं, अगर हम करंट को लूप में कंसिडर करें, यानी करंट अगर लूप में फ़्लो कर रहा हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करते हैं। और राइट हैंड ग्रिप रूल ये कहता है कि आपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है और थंब जो है ये आपको नॉर्थ पोल के बारे में बताएगा। लेकिन अगर करंट स्ट्रेट वायर में फ़्लो कर रहा हो, या आप वायर का सिर्फ उतना हिस्सा कंसिडर करें जो क्लोज लूप नहीं बना रहा, जो एक स्ट्रेट पाथ शो कर रहा है, जैसे मैं इस वायर की बात करूं और मैं कहूं करंट इस तरफ फ़्लो कर रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। और राइट हैंड थंब रूल जो है उसके मुताबिक हम राइट हैंड के थंब को रखते हैं करंट की तरफ और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। ठीक है, तो अगर मैं लूप की बात करूं, यानी करंट को लूप में कंसिडर करूं, तो आप देखें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अगर मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रखूँगा तो आप गौर से ये बात समझ सकते हैं कि जो थंब है ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगा, यानी आउटवर्ड आएगा। अब आउटवर्ड की तो यहाँ
कोई भी ऑप्शन नहीं लिखी हुई। अब आउटवर्ड को अगर हम ऑप्शंस के मुताबिक थोड़ा बहुत कंपेयर करने की कोशिश करें तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब सी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है। आउटवर्ड का मतलब होता है ग्राउंड से ऊपर की तरफ, यानी अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं, अगर आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं तो आउटवर्ड का मतलब क्या होगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं डेल्टा ऑप्शन को प्रेफर कर सकता हूँ। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि ये ऑप्शंस जो हैं इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, इनको ज़रा क्लियर होना चाहिए था। 28 में कह रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सोलिनॉइड ऑफ एरिया ए हैविंग एन टर्न्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके बारे में तो हम जानते हैं बी ए कॉज ऑफ थीटा। अगर n टर्न्स हैं तो साथ n आ जाता है। अब यहाँ इसने सोलिनॉइड का जिक्र किया है, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, और साथ ही वो ये कह रहा है कि सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे। हम जानते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो फिर वेक्टर एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर एरिया भी इसी तरफ होगा, और वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ज़ीरो का एंगल है, और जब एंगल ज़ीरो हो तो cos 0 1, आपके पास NBA, ये आंसर आ जाएगा। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 29 में कह रहा है अ चार्ज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला। वेलोसिटी कितनी है जी, 10। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 10 टेस्ला। एंगल कितना है, 60। इफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज, ये उसने फोर्स की वैल्यू बता दी है, देन द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नीट्यूड का मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। चार्ज की वैल्यू उसने पूछी है, चार्ज हमारे पास होगा F/V/B साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। अब आप F की वैल्यू लिखें सबसे पहले। F किसके इक्वल होता है, F इक्वल होता है जी जो उसने बताया है 2.78 इंटू 10⁻17, 2.78 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय V कितना है, 10, B भी 10 है, और साइन थीटा, साइन 60 है, तो साइन 60 हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू थोड़ी देर पहले भी हमने लिखी थी, वो होती है 0.866। ठीक है। अब आप गौर करें, अगर मैं इन दोनों ज़ीरोज़ को ऊपर ले जाता हूँ तो 10 की जो पावर है वो -17 से -19 हो जाएगी, यानी 2.78 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 0.866, 0.866। अब आप देखें, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो इसको छोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा, इसको छोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके चेक करते हैं। ये बन जाएगा 2.78 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 0.9। ठीक हो गया। अब ऐसा करें, इसका जो 8 है इसको भी आप ड्रॉप करें, ये बन जाएगा 2.8 इंटू 10⁻19 0.9। ये दोनों डेसिमल जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके राइट हैंड साइड पे एक जैसे डिजिट्स हैं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, तो इसका 3 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। चेक करें 3 के आसपास 10⁻19 में कौन सा आंसर है, और वो ये है चार्ली। तो इसका मतलब है हमारा आंसर चार्ली करेक्ट है। ठीक हो गया। 30 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 10 वेबर व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की वैल्यू 1 टेस्ला है। एरिया उसने बता दिया, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी उसने बता दी है। तो बड़ा सिंपल है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। एंगल हमने बताना है तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय बी ए। मैग्नेटिक फ्लक्स 10 वेबर गिवन है, 10 डिवाइडेड बाय बी जो है वो 1 गिवन है, और एरिया 10 गिवन है, 1 इंटू 10, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया।
कॉस थीटा किस एंगल पर 1 आंसर देता है? या तो 0 पे, और -1 किस पे देता है? 180 पे। अब या तो ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो की बजाय अगर 360 लिखा होता वो भी ठीक था, तो इसलिए करेक्ट आंसर है 360। ये भी मुझसे गलती से ये ऑप्शन बोल्ड हो गई है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका 360 है। A loop of 5 turns of wire is placed in uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Magnetic field given है. Then area of loop shrinks at a constant rate of, अब देखें ये उसने बताया है rate of change of area. The EMF induced is, number of turns भी उसने बता दी हैं n. अब आप देखें बड़ा सिंपल है ये भी, इसमें आप EMF induced is equal to, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई जो है ये हो जाएगा b डेल्टा a, क्योंकि एरिया की वजह से तब्दीली आ रही है। नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है उसकी जगह 5 आ गया। b कितना है? 0.5। डेल्टा a ओवर डेल्टा t कितना है? 10। 5 इंटू 5 यानी 25, तो आपका आंसर 25 वोल्ट आ जाएगा बीटा। द फेज़ एट द नेगेटिव पीक ऑफ AC, देखें अल्टरनेटिंग करंट जो है ये उसका ग्राफ है। यहाँ फेज़ ज़ीरो होता है, यहाँ 90 डिग्री पॉजिटिव पीक पे, फिर 180 डिग्री, फिर नेगेटिव पीक पे 270 डिग्री, और फिर 360 डिग्री। तो नेगेटिव पीक पे 270 डिग्री है, अगर रेडियन में आंसर पूछा जाए तो फिर 3π/2 बनेगा। 33 में कह रहा है, इफ़ 1.25 सेंटीमीटर्स डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 kg। तो फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास सिलेंडर है और इसके साथ हमने कोई लोड जो है उसको सस्पेंड किया हुआ है, और उसने स्ट्रेस आपसे पूछी है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट है, एरिया की जगह πr² आएगा। रेडियस जो है ये डायमीटर का हाफ होता है, तो ये बन जाएगा πd² डिवाइडेड बाई 4, स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा, वो 4 ऊपर आ जाएगा, 4mg डिवाइडेड बाई πd²। अब आप वैल्यूज़ पुट करें, 4 इंटू मैस कितना था? 2500 kg। 2500 जी की जगह 10 ले लें आसानी के लिए, पाई की जगह 3.14, डायामीटर जो है 1.25 सेंटीमीटर है, यानी 1.25 इंटू 10⁻², सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, इन 3 ज़ीरोज़ को अलग कर लें और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? ये बनता है 100 इंटू 10⁻3, ये टोटल 10⁻5 बन गया। नीचे 3.14 इंटू 1.25 का स्क्वायर अलग कर लें, इसको भी हम लिख लेते हैं, और 10⁻² का स्क्वायर होगा 10⁻⁴, ये भी ऊपर चला जाएगा। अब आप देखें ऊपर 10⁻5 थे ना, तो 4 ऊपर गए, 10⁻9 बन गए। अब नीचे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 का स्क्वायर कैसे लेंगे? इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 फिर 2 1 6 और 0 1 5 और फिर 2, 5 2 1 5 2 6 5 1। डेसिमल जो है वो 4 डिजिट्स के बाद आएगा, 1.56। 1.56 जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 6, 1.6 बन जाएगा। इसको भी आप ड्रॉप करें तो इसका आंसर तकरीबन 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने तकरीबन 2 कर दिया। इसको अगर मैं इग्नोर करूं तो ये 1/6 बन रहा है तकरीबन। ठीक है, तो 1/6 को सॉल्व करें, पॉइंट लग गया, 0 1 पे गया, फिर किस पे जाएगा? 6 पे, तो 0.16 इंटू 10⁻9। अब आप डेसिमल को राइट साइड पे ले जाएंगे तो जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, यानी 1.6 इंटू 10⁸।
1.6 को राउंड ऑफ करके आप 2 भी कह सकते हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है चार्ली, 2 × 10⁸. आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज़ नॉट स्मूथ, इट कैन बी मेड स्मूथ. ये बुक में लिखा हुआ है, फिल्टर सर्किट हम यूज़ करते हैं. 35 में कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज अटैच विद अ मास ऑफ 5 kg वर्टिकली, टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ वायर इज गिवन, द एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड. एक्सटेंशन उसने पूछी है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ यानी एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. स्ट्रेन कितनी गिवन है, 0.3 × 10⁻³ और ओरिजिनल लेंथ थी 2 मीटर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. 0.3 × 2 होगा 0.6. पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएं तो माइनस में पावर 1 कम हो जाएगी, या इसे 0.6 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, जो डेल्टा ऑप्शन में गिवन है. 36 में कह रहा है व्हाट हैपन्स इन पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी. देखिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ पॉजिटिव साइकिल एसी का आ रहा है तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. ठीक है, तो अब आप देखें डायोड D4 जो है इसका पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका मतलब है ये कंडक्ट करेगा. D2 का एन टाइप नेगेटिव से जुड़ा है, ये भी कंडक्ट करेगा. लेकिन अगर मैं D1 की बात करूं तो D1 का एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, ये कंडक्ट नहीं करेगा. इसी तरह अगर मैं D3 की बात करूं तो ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी रिवर्स बाइस है. तो इस वक्त D2 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं और बाकी दो कंडक्ट नहीं कर रहे. डेल्टा इज द राइट आंसर. 37 में कह रहा है इफ सिग्नल इज अप्लाइड टू इनपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल कहाँ दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग पे, थ्रू द रेजिस्टेंस 100 किलो ओहम, द वैल्यू ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओहम. वैसे तो फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखी जाती है, यहाँ चलें उसने क्वेश्चन में कम कह दिया तो कोई बात नहीं, हम उसके मुताबिक ही सॉल्व कर लेते हैं. देखिए नॉन इन्वर्टिंग जो है उसकी गेन उसने पूछी है. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन का फॉर्मूला होता है 1 + R2/R1. अब R2 कितना है, फीडबैक रेजिस्टेंस 10 है, 10 किलो, और ये है 100 किलो. किलो किलो से कैंसिल, ये इससे कैंसिल. 1 + 1/10 का मतलब होता है 0.1, इसको आप ऐड करें तो 1.1 यानी चार्ली हमारा आंसर आएगा. 38 में कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग मोमेंटम 4.42 × 10⁻28 न्यूटन सेकेंड. देखें हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है hc/λ, लेकिन एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं hc/λ, या hf भी लिख सकते हैं. सही है, HF लिख देते हैं. ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी उसने रिक्वायर्ड की है, तो आप इधर HF लिख दें, इधर भी HF लिख दें. अब चूँकि हमसे उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, मोमेंटम गिवन है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी P/C/H. अब P की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.42 × 10⁻28. 4.42 × 10⁻28. स्पीड ऑफ लाइट की जगह आप 3 × 10⁸ पुट कर दें, प्लांक्स कांस्टेंट की जगह 6.6 × 10⁻34. अब आप गौर करें, ऊपर है 4.42, इसका जो 2 है इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, ऊपर 4.4 लिखते हैं, नीचे 6.6, साथ ही ऊपर 3 भी है. अब आप 10 की पावर्स को सॉल्व कर लें, ये जो 10 की पावर्स आपको नज़र आ रही हैं, 10 की पावर ऊपर थी -28, इसके साथ 8 ऐड हो गया, नीचे वाला 34 ऊपर जाके ये भी ऐड हो जाएगा. अब आप देखें इसका डेसिमल इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक जितने डिजिट्स हैं. इस 3 को इससे कैंसिल करें तो 22 पे जाएगा, इसको इससे कैंसिल करें तो 2 पे जाएगा. तो अब आपके पास तकरीबन इसका आंसर बन रहा है 2 × अब देखें 10⁻⁴ कितनी बचेगी आपके पास. इनको सॉल्व करें तो -20, और इसको साथ सॉल्व करें तो +14, 2 × 10⁻14. ये हमारा आंसर बनेगा, यानी बीटा ऑप्शन. 39 में कह रहा है द कैनेटिक एनर्जी को उसने E से जाहिर किया है, इजेक्टेड बाय लाइट्स. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है,
और उसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको बढ़ाएं या कम करें, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसिडेंट फोटोन की सिर्फ तादाद में फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन। अब देखें, जब आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इससे एनर्जी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ग्राफ है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि इंटेंसिटी को जितना मर्ज़ी आप बढ़ाते जाएं एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। 40 में कह रहा है द मोमेंटम ऑफ वेव वेयर वेवलेंथ इज़ 1.32 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब वेवलेंथ गिवन है और मोमेंटम उसने पूछा है। अगेन मैं ये वाला फार्मूला अगर वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूँ, इसकी जगह पी सी इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, यहाँ से सी कैंसिल कर दें, पी जो है वो हमारे पास एच ओवर लेमडा के इक्वल आ गया। अब मोमेंटम ही उसने पूछा है और वेवलेंथ गिवन है। प्लांक्स कांस्टेंट की जगह 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मोमेंटम की जगह 1.32 इंटू 10⁻⁹। अब आप देखें यहाँ भी हम थोड़ी सी सपोजिशन करते हैं, नीचे वाला ये 2 जो है इसको इग्नोर कर दें। 6.6 डिवाइडेड बाई 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34, 9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब इनके डेसिमल भी तकरीबन कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे 13 है और ऊपर 66 है, इनको थोड़ा बहुत हम कैंसिल कर सकते हैं। देखें, अगर नीचे 12 होता, फ़र्ज़ कर लें सिचुएशन को इजी करने के लिए हम करें, अगर नीचे 12 होता तो इसने 3 पे जाना था, इसने 2 पे जाना था, इसने 2 पे, और 11.2, इसका 5.5 के आसपास आंसर आना था। सही है। तो 5.5 तकरीबन 5.5 इंटू 10⁻⁻34 में से 9 माइनस करें तो ये बनेगा -25। तो इसके पास पास आंसर होना चाहिए। देखें 5.5 आया था ना मेरा, क्योंकि मैंने नीचे कुछ कम किया था ना, नीचे मैंने कुछ कम किया था, 13 था, मैंने इसको 12 कर दिया था, तो आंसर जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा आया। इसका मतलब है इससे कम वाली ऑप्शन जो है वो ठीक होगी 5। लेकिन 10⁻⁻25 ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पावर भी आपने देखनी है। बाकियों की तो पावर वाली जो वैल्यू है या पावर वाला जो फैक्टर है वो गलत है, तो पावर वाला फैक्टर एक ही ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको एटम से बाहर निकालना चाहते हैं तो इतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो जो है वो अपने एटम से बाहर चला जाएगा, यानी उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। कंप्लीट द इक्वेशन, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि ये बीटा एमिशन हो रही है तो B और D ये तो बराबर होंगे, क्योंकि बीटा डिके में मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ज नंबर जो है, चूँकि ये नेगेटिव बीटा डिके है तो चार्ज नंबर में एक इजाफा हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज नंबर बढ़ चुका है, और चार्ज नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि जो C है वो A से एक ज़्यादा है। ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा आंसर इसको मैच करता है। तो अब देखें ये वाला आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि उसने 1 को उस तरफ ले जाकर लिख दिया A=C-1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, ये नहीं, एक सेकेंड, C=A+1, नहीं, ये वाला आंसर नहीं ठीक, ये हमने गलत कर दिया है। करेक्ट ऑप्शन इज़ दिस, A+1 B=D। ठीक है, इसका अल्फ़ा करेक्ट है। ठीक हो गया, क्योंकि A में एक इजाफा होगा तो C बनेगा, सो C=A+1। क्लियर। नाउ 43 में कह रहे द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज़ 400 ग्राम, ये इनिशियल अमाउंट है। देन द अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स। ये बात हम जानते हैं कि अनडिकेड न्यूक्लियाई जो है उसका तादाद निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2n इनटू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या इनिशियल मास भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर।
1 ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरी हैं 3, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 गुजरे हैं, 1 ओवर 2 की पावर 3 8 होता है। यहाँ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम पुट करते हैं, यहाँ चूंकि मैस गिवन है तो हम मैस पुट कर देते हैं 400 ग्राम। इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास 50 ग्राम आंसर आएगा बीटा। 44 में कह रहे द मैस ऑफ रेडियम एटम डिक्रीजेस बाय 8.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30 किलोग्राम। मैस डिफेक्ट इक्विवेलेंट टू द एनर्जी इज। अब देखें, ये बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि रेडियम न्यूक्लियस जब बनता है तो न्यूक्लियॉन्स जब इकट्ठे होते हैं तो उनके मैस में ये कमी आती है, इसे ही तो हम मैस डिफेक्ट कहते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में उसने मैस डिफेक्ट की वैल्यू बताई है और वो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है। मैस डिफेक्ट की वैल्यू बताई है और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा आसान होता है, हम जानते हैं कि 1 U mass is equivalent to a binding energy of 931 MeV। ठीक हो गया। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको U में कन्वर्ट करते हैं और U से बाद में MeV में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि 1 U कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर 1 kg की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27 U, यानी इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, गिवन वैल्यू जो है उसको भी उस फैक्टर से डिवाइड करता हूँ तो वो U में शिफ्ट हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये U में शिफ्ट हो गया, इसको हम U कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब गौर करें, ऊपर 8.6 है, नीचे 1.6 है, मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.7 कर देता हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻30, नीचे वाला 27 ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। ये चूँकि डेसिमल के राइट साइड पे एक जैसे डिजिट्स हैं, इनको कैंसिल करें, एक जितने डिजिट्स हैं 86 डिवाइडेड बाई 17। तो इसको अब हम ऐसा करते हैं, डिवाइड करते हैं, 17 को बाहर लिखें, 86 को अंदर लिखें। सबसे पहले ये किस पे जा रहा है, किस पे कैंसिल कर रहा है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, चलें चेक करते हैं, 17 इंटू 5 जी क्या बनेगा, 3 आगे गए, 85, यानी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 85 आ रहा है, नीचे 1 फिर पॉइंट लगेगा 0, यानी 5 पॉइंट समथिंग, 5.0 समथिंग आएगा क्योंकि 2 0 लगाने पड़ रहे हैं। 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, 5 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ये U में आंसर आ गया। अब आप बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, U में आंसर आ गया ना, मैंने आपको बताया था कि U में आंसर आए तो फिर 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैथ में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 931, अब ये मैथ में शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया, 931 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 5 फिर 5 46, तो ये बन रहा है 4655, और 10 की पावर -3 को भी शामिल करूं, 1 2 3, तकरीबन 4.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4.7। तो अब देखते हैं, 4.6 आ रहा था मेरा, यहाँ 4.84 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये करीब तरीन आंसर है और यही करेक्ट है। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। तो बच्चों, ये हमने पूरा एमडी कैट का जो पेपर है उसको डिस्कस कर लिया है। मैं एक दफ़ा आपको ये सारा पेपर जो है गो थ्रू करवा देता हूँ वापस, ताकि आप किसी भी पोर्शन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी हो, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन के सामने उसको सॉल्व किया है। देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ये था, फिर ये सारा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया, फिर ये वाला पोर्शन, ये
थोड़ी सी ये वाली कैलकुलेशन भी थी, ये वाला हिस्सा, फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पहुँच गए, ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी, और ये हमारा जो पेपर है वो ख़त्म हो गया। जी तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा हो। दूसरा ये है कि अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ है, अगर बेनिफिट हुआ है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।